Hello friends, welcome back to my YouTube channel and this is Rahul Agrawal. So हम बहुत दिन बाद YouTube पे वीडियो अपलोड करेंगे। इसका रीज़न ये है कि पहले तो हमारी सिस्टर की शादी थी और हम जहाँ पे पढ़ते हैं तो वहाँ पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि हमारे कॉलेजेस खुल गए हैं। तो हमारी प्रश्नावली तो एक दो तो खत्म हो गई थी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाली और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री की प्रश्नावली चल रही है जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके तब लिख के बताता हूँ मैं, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया था, ये अपन ने पढ़ लिया था। एक तो देखो ये क्या होता है, साइन थीटा, टेन कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। तो ये क्या है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि जैसे कोई, अब मैं राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करता हूँ, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस प्रमेय तुम जानते हो ना, कि समकोण त्रिभुज कोई बनाते हैं तो उसमें कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के वर्ग के बराबर होता है। यानी कि ये इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है। जैसे लंब के जो एडजेसेंट भुजा होती है, लंब के एडजेसेंट भुजा को बोलते हैं, या फिर ये जो राइट एंगल बन रहा है ना, इसके एडजेसेंट भुजा होती है लंब और आधार, और इसके जो सामने वाली लंब के सामने वाली भुजा को बोलते हैं कर्ण, या फिर ये समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा को बोलते हैं क्या, कर्ण, ठीक है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताए थे। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण, ठीक है। 1 सेकेंड प्लीज। और कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि अपन को एक सूत्र याद रखना है, लाल बटे कका, ठीक है, लाल बटे कका, ठीक है। तो अब अपन कैसे करेंगे इनको, लाल बटे कका से एल बटे के क्या हो जाएगा, एल बटे के हो जाएगा, यानी कि लंब बटे कर्ण इज इक्वल्स साइन थीटा, आधार बटे कर्ण इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, और लंब बटे आधार इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा की वैल्यू होती है, टेन थीटा की वैल्यू होती है क्या, टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार, यानी कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो इन अपन को यदि कोई भी दो भुजाएं दी हुई हो तो अपन उनसे तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे कि ये दिया हुआ, मुझे 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो मैं इससे कर्ण ज्ञात कर सकता हूँ। और कर्ण जब ज्ञात कर सकता हूँ तो मैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकाल सकता हूँ, ओके। सो अपन को यहाँ से क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा निकालना आ गया था, ठीक है। तो थोड़ी सी प्रश्नावली रह रही है, पर ये इसमें क्या है कि आगे चल के एक प्रश्नावली आएगी जिसको 9 प्रश्नावली, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम वो प्रश्नावली करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस प्रश्नावली में है क्या कि अपन को हाइट्स एंड डिस्टेंस नापनी है, मतलब जैसे अपन के पास कोई चीज दी हुई है, दो थिंग्स दी हुई है, तो उनके बीच की दूरी अपन को ट्रिग्नोमेट्री से ज्ञात करनी है। ट्रिग्नोमेट्री से मतलब ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा अपना के, ठीक है। तो अपन को उनकी कुछ मानने हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री जो उसके कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो इस प्रश्नावली का है नाम, 9 प्रश्नावली है ये, ठीक है, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक की 9th एक्सरसाइज, ठीक है। तो 9th एक्सरसाइज में पहले तो कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि जो एक आता है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। जैसे कि कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, जैसे कि कोई ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर यानी कि कोई देखने वाला, ठीक है, और वो यहाँ से देख रहा है, जैसे कि कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है तो वो उसको यहाँ से देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। जैसे कि जो, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि इसमें एलिवेशन एंगल कब बनता है, एलिवेशन एंगल तब बनता है जब ऑब्जर्वर अपनी आंखों से ऊपर देखता है। जैसे कि कोई जो
मैं ये कहूँ कि जो अपन को चीज ऑब्जर्व करनी है वो तो उसकी डिस्टेंस क्या हो, उसकी हाइट ऊंची होनी चाहिए और ऑब्जर्वर थोड़ा नीचे होना चाहिए कि उसको अपनी आंखों से कुछ इस प्रकार से देखना पड़े, जैसे कि मेरा सिर है ये और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच का कौन बनेगा ना, तो उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन इस कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैं समझ में आ गया, जैसे कि ये कोई थिंग्स है, मैं इसको देखना है और मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट हो जाएगी और इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, इनके बीच का कोण क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको अल्फा से डिनोट कर देते हैं कभी कभार। एक आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण, ठीक है। तो अवनमन कोण क्या होता है, जैसे कि ऑब्जर्वर अब यहाँ पे है तो ऑब्जर्वर के नीचे की थिंग देखनी है, जैसे कि इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब होना चाहिए कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने के लिए जो ऑब्जर्वर है ना, ऑब्जर्वर उसकी हाइट है ना, वो ऑब्जर्वर की हाइट ऊंची होनी चाहिए और जो जिस चीज को ऑब्जर्व करना है ना वो नीचे हुआ होना चाहिए, नीचे हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब कब बनता है, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, ठीक है। तो अब यही है, इसमें तीन चार थिंग्स ही आती हैं, पर उसमें आपको जैसे आपको थोड़ा सा ना ट्रिग्नोमेट्री की पूरी वो होनी चाहिए जानकारी की, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ये कब कब लगाना है, कब कब हमको अप्लाई करना है। ये जैसे मैं तुमसे पूछता हूँ कि टेन थीटा कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो टेन थीटा अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, टेन थीटा याद करने के लिए पहले आप सोचोगे कि हाँ भाई टेन थीटा होता क्या है, लंब बटे आधार। तो पहले समकोण त्रिभुज में आप लंब देखोगे, फिर आधार देखोगे, फिर उसके हिसाब से लगाओगे, फिर उसी के हिसाब से तो लगाओगे ना। तो टेन थीटा का अप्लाई करना है, साइन थीटा का अप्लाई करना है, तो वही वही तुमको बताना है, ठीक है। तो अब मैं तुम्हारी बुक की तरफ ही बढ़ता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा देखो अपनी बुक की तरफ ही, जो 10th एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। तो ये 10th एनसीईआरटी की बुक है, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम इसमें आगे ही बढ़ते हैं, ठीक है। तो देख लो, ये लाइन ऑफ साइट है, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पे ही देख लो कि ये क्या है, ऑब्जर्वर है और ये इस चीज को देख रहा है, इस चीज को देख रहा है, तो इनको जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, जो मतलब जो ऑब्जर्वर और जो जिस चीज को ऑब्जर्व करना है उनको मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, जैसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा, ठीक है। लाइन ऑफ साइट या फिर दृष्टि रेखा, और उन्नयन कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एलिवेशन एंगल, ठीक है। तो तुम देख लो उन्नयन कोण कब बन रहा है और डिप्रेशन एंगल कब बन रहा है, ठीक है। तो हमको यही चीज का वो करना है। तो चलो हम सवाल से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि अब इसमें सवाल में दिखाया गया है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ये मीनार खड़ी हुई है, ठीक है। तो धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है, मीनार के पाद बिंदु यानी कि मीनार के पैर पैर कहाँ पे हैं, ये इसके यहाँ पे है ना। तो इस बिंदु से कहीं पे भी एक बिंदु मान लो, इस बिंदु से ये 15 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। मीनार के शीर्ष शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण यानी कि ऑब्जर्वर अपन को यहाँ पे रखना है, ऑब्जर्वर अपन को यहाँ पे रखना है नीचे और फिर ऊपर देखना है। तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पे रखेंगे और जब यहाँ से अपन कोण बनाएंगे, तो ये वाला कोण 60 डिग्री का हो गया। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब भाई देखिए, ये बताओ मीनार की ऊंचाई यही तो है, मीनार की ऊंचाई यही तो है। तो पहले अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है कि दिया हुआ क्या है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, ठीक है। तो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर एक ऑब्जर्वर है जो किसी थिंग को ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी हाइट को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो अपन को निकालना क्या है, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लो, आप मीनार की ऊंचाई h मीटर है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज एबीसी से, समकोण त्रिभुज एबीसी से आप एक बात बताओ, समकोण त्रिभुज एबीसी में अपन को दिया हुआ क्या है, जब ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इसका, और ये वाला क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो टेन थीटा लगा दें, तो 1060 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपन के पास, यहाँ से 1060 की वैल्यू लंब बटे आधार यानी कि 5 h/15 आ जाएगी ना, h/15, ठीक है। तो यहाँ से h की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं, 1060 का होती है √3, तो h का मान क्या आ जाएगा अपन के पास, 15√3, या फिर इसका जो
पक्षांतरण करके लिख देते हैं कई बार। तो पक्षांतरण करके कैसे लिखेंगे इसको कि 15√3 इंटू √3/√3 या फिर कुछ ऐसे ही कर दो, ठीक है। वैसे भी यही उत्तर आने वाला है, तो यही छोड़ के, और आप यदि √3 की वैल्यू जानते हो, यदि एग्जैक्ट वैल्यू पता लगानी है तो 1√3 की वैल्यू होती है 1.732, पर इसमें यूनिट्स लगाना जरूरी है। जैसे कि जब मीनार की ऊंचाई सेंटीमीटर में पूछ रहा है वो, तो सेंटीमीटर में रिप्लाई कर दो, या फिर उसको मीटर में पूछ रहा है तो अपन ने एच मीटर मानी हुई है ना, तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15√3। इसके बाद क्या लगाना है मीटर, अतः है मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है। अपन को ऐसे अनुप्रयोग करने हैं उसके ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग से, ठीक है। अब जैसे ये सवाल है, सवाल ही पढ़ता हूं मैं, कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंबे, ठीक है, 5 मीटर ऊंचे खंबे देख लो, 5 मीटर ऊंचा खंबा बना लिया मैंने, ठीक है। ये 5 मीटर है, खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है, ठीक है। तो जो वो शिखर है ना, उसका मरम्मत का काम करने के लिए उसे शिखर के, उस खंबे के शिखर से 1.3 मीटर तक नीचे पहुंचना चाहती है। जैसे इसकी ऊंचाई जब 5 मीटर है ना, तो वो उसके शिखर से कितनी दूर पहुंचना चाहती है, 1.3 मीटर दूर, ठीक है। यानी कि वो यहाँ पे आना चाहती है, ठीक है। यहाँ तक पहुंचने के लिए एक प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी ऊंचाई होनी चाहिए, जिससे कि 36 का जो 36 से 60 डिग्री के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। देखो यहाँ पे यदि वो पहुंचना चाहती है तो इसको सीढ़ियों सीढ़ियों को ऐसे झुकाना है अपन को कि जो उसका 36 से एंगल बनेगा ना, 36 से एंगल यानी कि 60 डिग्री का बनना चाहिए, ठीक है। तो अपन को लिखना है यहाँ पे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो यदि ये मान लो ये 5 मीटर था पूरा और 1.7 मीटर इसमें से चला गया, तो ये कितना बचा अपन के पास, 3.7 मीटर, 3.7 मीटर ही तो बचा। और ये क्या हो जाएगा 1.3 मीटर, ठीक है। तो अपन को क्या करना है इसमें आगे देखो, और हाँ, अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए, 36 कोण से कितना झुकाने पर वह अपनी अपेक्षित स्थिति तक पहुंच जाए। तो कितनी स्थिति तक पहुंच जाए अपन को, यानी कि ये निकालना है, ये निकालना है। तो अपन बताओ क्या लगा सकते हैं अब इसमें, अपन क्या लगा सकते हैं इसमें, 1060 लगा दो यार, मतलब इसमें 1060 नहीं sin60 लगा दो आप। sin60 की वैल्यू क्या होती है, sin60 की वैल्यू होती है √3/2। तो sin60 जब लगाओगे तो लंब बटे कर्ण, यानी कि √3 इसको h मान लो, तो इसको √3/h, ठीक है, रूट, और ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस को कर दोगे ना इनको, देख लो 3.7 अपॉन में BC इज इक्वल्स टू √3/2। तो यहाँ से अपन को ये लंबाई निकालनी है कि भाई कितना झुकाया जाएगा, इसको कितना झुकाया जाएगा, कितनी लंबाई की सीढ़ी चाहिए। तो लंबाई की सीढ़ी चाहिए, तो यानी कि लंबाई को h मान लेते हैं अपन, भाई h मान लेंगे ना, लंबाई को h मीटर मान लेंगे, तो उससे वो आ जाएगी उसकी, ठीक है। उदाहरण नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं अपन। भाई क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसमें थोड़ी सी भाषा समझ में आनी चाहिए क्वेश्चन की। एक आध क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो तुम्हें अपने आप आ जाएगी इसकी भाषा समझ, पर थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा इस प्रश्नावली को, वरना ना कुछ नहीं हो सकता। आराम से मजे करो, ठीक है। 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखो इस प्रकार से है, चित्र में ही दिखाया गया है वो तो, चित्र में ही दिखाया गया है वो तो, ठीक है। तो ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है, प्रेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर, प्रेक्षक को ही इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जर्वर, ठीक है। तो ये 28.5 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण देखो 45 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए, माना चिमनी की ऊंचाई h मान लेते हैं, चिमनी की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h मान लेते हैं। और ये कितना दिया हुआ है अपन को 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, है ना। और ये कितना दिया हुआ है अपन के पास, 1.5, ठीक है। ये प्रेक्षक की ऊंचाई अपन के पास 1.5 दी हुई है ना, और ये अपन को क्या दिया हुआ है यहाँ से, ये भी, अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा ना वो ही करके बताता हूँ इसमें, कि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक है, ये प्रेक्षक खड़ा हुआ है, ठीक है, एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। देखो यहाँ पे एक चिमनी लगी हुई है, चिमनी, ठीक है, चिमनी लगी हुई है,
तो चिमनी तो मतलब थोड़ा सा ऊपर तक जाती है। चिमनी कुछ इस प्रकार से है भाई, देखो चिमनी तो मैं भी नहीं जानता होती क्या है क्या नहीं होती, पर यही है कि चिमनी तुम यहाँ से देख लो बुक में। पर यदि ये प्रेक्षक 1.5 मीटर का है तो एक बात बताओ, ये और ये जब अपन ऐसे मान के चलेंगे तो इसमें एक रेक्टेंगल सा नहीं बन रहा क्या? रेक्टेंगल की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। तो भाई ये भी तो, जब ये 1.5 है तो ये भी तो 1.5 मीटर हो जाएगा ना। तो अब चिमनी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? h+1.5 मीटर। h+1.5 मीटर। ठीक है, तो अपन को h की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो जब ये 28.5 है तो ये भी 28.5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1045 से इसकी h की वैल्यू निकाल लो, h की वैल्यू आ जाएगी 28.5, और 28.5 प्लस 1.5 मीटर कर दो, तो जो चिमनी की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपन के पास? 30 मीटर। आ गया समझ? 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, मैं इसको ना थोड़ा सा वही करके बताता हूँ कि जैसे तुम्हें समझ में आ जाए, तुम भी ये नहीं कहो कि भाई हाँ टिप के कर दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अपना जो व्हाइट बोर्ड है उस पे करते हैं। एक बार मैं इसकी पिक ले लेता हूँ कि सवाल को पढ़ने में थोड़ा सा, 1 सेकेंड रुको। हम्म देखो अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये पढ़ो पहले तुम। क्वेश्चन है कि भूमि के, रुको मैं अपना व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ। अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है पहले वो पढ़ो, कि भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे शिखर का भवन के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे कि मान लो भवन है, कोई भवन यहाँ पे बना हुआ है, ये भवन मान लिया अपन ने। ठीक है, ये भवन मान लिया कोई अपन ने। ठीक है, और ये भवन का शिखर हो गया, ये भवन का क्या हो गया? शिखर हो गया। तो इस जो भवन का शिखर है ना, उससे जो भूमि पे कोई बिंदु एक P है, P, भूमि पे एक बिंदु P है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऐसे मिला दिया अपन ने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई और ये क्या हो गई? लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। ये लाइन ऑफ साइट हो जाएगी ना। इस बिंदु P से ना, इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है? वो कितना दिया हुआ है अपन को? 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो भवन की ऊंचाई दे रखी है ना, ये 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे लिख देना ये भवन है, इधर लिख देना भवन। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार के लिखने के बाद ये चित्र बनाना है अपन को, प्रश्नानुसार ये चित्र बनाना है अपन को लिख के। ठीक है, ठीक है, पहले दिया हुआ में तो तुम सब लिख दोगे ना, दिया हुआ और क्या ज्ञात करना है, फिर उसके बाद प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार के बाद ये चित्र बनाना है तुमको। ठीक है, अब मैं इसको बिंदु को Q मान रहा हूँ और इसको क्या मान रहा हूँ? R मान रहा हूँ। इसकी हाइट को, यानी कि भवन अपन के पास कोई QR दिया हुआ है, उसकी जो हाइट है उसकी 10 मीटर है। ठीक है, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जो ये है ना, ये भवन का शिखर है, तो इस पे एक फ्लैग लहराया गया है, फ्लैग यानी कि झंडा। ठीक है, तो एक ध्वज लहराया गया है, मान लो ये ध्वज मान लिया अपन ने, ये ध्वज मान लिया। ठीक है, ठीक है, जो अब इस P बिंदु का जो शिखर कोण है ना, वो कितना हो गया? वो कितना हो गया? 45 हो गया। ठीक है भाई, देखो यही सवाल कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो कि देख के सॉल्व करने पड़ते हैं। यहाँ पे तुमको 10th क्लास में बेसिक आइडिया दिया जा रहा है कि भाई सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है, हाउ टू रीच द आंसर्स। ठीक है, पर कंपटीशन एग्जाम्स में ना ये तुरंत देखने करने पड़ते हैं, एक एक दो दो सेकंड्स में। ठीक है, तो तुम यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखो, आगे चल के यदि तुम्हें कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो अच्छे से पढ़ो इसको। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ध्वज दंड से इसकी लंबाई ज्ञात करनी है अपन को, एक तो लंबाई ज्ञात करनी है इसकी ध्वज की। ठीक है, ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात करनी है अपन को, यानी कि ये अपन को ज्ञात करनी है h मान ली।
सॉरी इसको मान लिया अपन ने x, इसको मान लिया अपन ने क्या x। तो इसमें लिख देना माना माना ध्वजदंड की लंबाई h मीटर है, ध्वजदंड की लंबाई h मीटर है, और ये क्या, और जो भवन से बिंदु बिंदु P से भवन की दूरी कितने मीटर है, x मीटर, x मीटर। ठीक है, तो अब तुम एक बात बताओ कि जैसे ये मैं कोई बिंदु T मान लूं, T मान लूं, तो एक बात बताओ, जब ये भवन तो सीधा ही खड़ा होगा ना, और भवन जब सीधा खड़ा होगा तो आर पे क्या बनेगा, एक परपेंडिकुलर बनेगा। तो ये परपेंडिकुलर बन गया, और मान लो ये अपन को समकोण त्रिभुज अपन देखें पी क्यू आर समकोण त्रिभुज। मैं कोई दूसरी इंक यूज करता हूँ जिससे कि तुम्हें समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो लेट मी चेंज द इंक। सो ये देखो अपन ने पी क्यू आर चुन लिया, पी क्यू आर त्रिभुज चुन लिया, और पी क्यू आर त्रिभुज जब चुन लिया अपन ने, तो इस पी क्यू आर में अपन के पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ अपन के पास एक तो लंब दिया हुआ है और एक आधार दिया हुआ है। तो अपन के पास tan 30 नहीं लगा सकते क्या, अपन को लिखना है ये सब चीज की, चूंकि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर से tan 30 इज इक्वल्स टू, भाई देखो भाषा तुम लिख लोगे ये मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे भाषा लिखने में ना थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं तुम्हें एक फॉर्मेट भेज सकता हूँ इसका, या फिर यही मैं तुम्हें जो यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तो उसको वीडियो को रिपीट कर करके देख लो। ये तुम्हें मैं जो सब गूगल फॉर्म डाल दूंगा एक, उसमें मतलब एक गूगल डॉक्यूमेंट डाल दूंगा, उसमें इन सारी इमेजेस को मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, बस यही कर सकता हूँ, इससे ज्यादा ना भाषा तो तुम्हें आती होगी ये मैं समझ लेता हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ यहाँ पे भाषा क्या है, बाकी रिपीट करके देख लो एक बार वीडियो। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपन के पास, tan/x, और tan 30 की वैल्यू होती क्या है, 1/√3, 1/√3 ना, इज इक्वल्स टू tan/x, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई अपन के पास, x की वैल्यू कितनी आ गई अपन के पास, tan√3 मीटर। अतः जो बिंदु P से भवन के पाद की दूरी कितनी हो जाएगी अपन के पास, 10√3 मीटर। अब अपन को ध्वजदंड की लंबाई ज्ञात करनी है, तो ध्वजदंड की लंबाई क्या होगी बताओ, ध्वजदंड की लंबाई यही वाली तो होगी ना भाई। अपन के पास ये 10 मीटर दिया हुआ है, और ये अपन के पास ये h मीटर निकालना है अपन को। तो अपन कौन सा त्रिभुज यूज लेंगे, त्रिभुज PTR लेंगे ना, अब तो यूज में PTR। तो त्रिभुज PTR, समकोण त्रिभुज PTR में अपन tan 45 लगा रहे हैं, tan 45 लगाओ। तो tan 45 क्या होता है, लंब बटे आधार ना, लंब बटे आधार। तो tan प्लस h अपॉन tan√3। भाई x की वैल्यू अपन के पास tan√3 तो आई थी, तो अब 1 होता है ना, tan 45 तो 1 होता है, तो tan√3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपन के पास, tan प्लस h, यानी कि h की वैल्यू अपन के पास, h की वैल्यू निकालनी सब अपन को, h की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan√3 माइनस 10, यानी कि 10 इंटू में √3 माइनस 1। भाई और √3 की वैल्यू तुमको लिखनी है यहाँ पे, भाई पहले तो लिख देना यहाँ पे, तो √3 की वैल्यू जब 1.732 रखेंगे तो 0.732 बच जाएगा कोष्टक में, तो यानी कि h की वैल्यू आ जाएगी अपन पास 7.32 मीटर। अतः ध्वजदंड की लंबाई इतनी है, और ये जो किसकी, भवन से मतलब बिंदु P से भवन के पाद की दूरी tan√3 मीटर। ठीक है, तो उस हिसाब से तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे इस सवाल को, ये मैं हैंडल कर रहा हूँ। और नीचे लिख देना सवाल में, अतः h इज इक्वल्स टू ध्वजदंड की लंबाई इज इक्वल्स टू 7.32 मीटर, और उस हिसाब से करके तुम्हें यदि वीडियो तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाषा क्या लिखनी है, तो वीडियो को रिपीट कर लो, या फिर फॉर्मेट कहीं और से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं तो बस यही नोट्स डाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे मेरी पढ़ाई भी करनी है, और मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ इसलिए, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखो, एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, जबकि सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, ठीक है,
यहाँ पे ना एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ यार, क्योंकि मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या कह रहा था। मुझे एक बार और क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। हाँ 60 से डिग्री, ठीक है। सूर्य का उन्नतांश कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। ठीक है, तो देखो मान लो मीनार की छाया है, मान लो कोई मीनार खड़ी है, मीनार मीनार खड़ी हुई है, प्रश्नानुसार मान के चल लो, प्रश्नानुसार अपन को क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई। तो माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर मान लो, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर। यहाँ पे मीनार लिख दिया करो, जिससे ये समझ में आ जाएगा कि भाई मीनार कहाँ है इसमें। तो ए बी यहाँ पे नाम देके इस पे यहाँ पे लिख दिया करो बीच में मीनार। ठीक है, तो सूर्य का उन्नतांश कोण ना जो 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री रह जाता है, तो 60 डिग्री से घटकर जब 30 डिग्री रहेगा, तो मान लो ये जब मैं 60 डिग्री बना रहा हूँ यहाँ पे, 60 डिग्री मान लो यहाँ पे बना लिया, तो 30 डिग्री और घटेगा। 30 डिग्री, 30 डिग्री तक घट रहा है ना वो, तो 30 डिग्री कहाँ पे बनेगा, 30 डिग्री इसके अंदर थोड़ी बनेगा भाई। भाई 30 डिग्री इसके अंदर थोड़ी बनेगा, 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। 30 डिग्री मतलब और झुक जाएगा ये कोण। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे ना, वैसे वैसे कोण का मान घटता जाता है। ठीक है, तो मान लो पहले जो, मान लो अपन ने पहले मान ली उसकी ऊंचाई, उसकी जो क्या, मीनार की जो वो थी ना छाया, उसको पहले मान लिया x, और दूसरी कंडीशन में वो क्या हो गई, x+40 हो गई, यानी कि 40 मीटर बढ़ गई। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू दी हुई है ना वो 40 दी हुई है अपन को। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस करने के बहुत तरीके हैं, पर मैं तो एक ही तरीका करा रहा हूँ, तो वो देख लो तुम, या फिर मैं तीनों तरीके, 2-3 तरीके मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अपन इस बिंदु को डी मान लेते हैं और इस बिंदु को अपन मान लेते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज अपन एबीडी यूज करें, एबीडी यूज करेंगे अपन, तो अपन के पास h/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan 60 लगा रहा हूं मैं, h/x की वैल्यू आ जाएगी अपन के पास √3। पॉइंट नंबर 1। ठीक है, और इसी समीकरण में h की वैल्यू अपन क्या रख सकते हैं, x√3, x√3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, और अपन त्रिभुज एबीसी यूज करते हैं, एबीसी जब यूज करेंगे तो h/x+40 इज इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3। ठीक है, तो h की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से h की वैल्यू आ गई अपन के पास x+40/√3। ठीक है, तो जब दो वैल्यू समान है, h की दो वैल्यूज दे रखी हैं, x√3 और x+40/√3, तो ये दोनों बराबर होंगे ना, यानी कि x√3 इज इक्वल्स टू x+40/√3, x+40/√3, यानी कि √3 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर जाके, वज्र गुना या फिर कैंची गुना करेंगे, तो 3x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपन के पास, x+40। यानी कि अपन के पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कोई कक्षांतरण करके बता सकता है, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x बराबर 20 मीटर। 3x माइनस x करेंगे, फिर उसके बाद 2x इज इक्वल्स टू 40, यानी कि x की वैल्यू अपन के पास आ रही है 20 मीटर। तो जब अपन के पास x की वैल्यू 20 मीटर आ गई, तो एक बात बताओ, जब x की वैल्यू अपन के पास 20 मीटर आ गई, तो अपन h/x में नहीं रख सकते उसको, समीकरण 1 में जब अपन x की वैल्यू 60 रखेंगे, तो h की वैल्यू नहीं आ जाएगी अपन के पास 60√3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60√3। यदि √3 की वैल्यू 1.732 दी हुई है, तो 1.732 रख के अपन गुणा करेंगे उसका, अन्यथा अपन 60√3 मीटर छोड़ देंगे उसको। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी अपन के पास, 60√3 मीटर। यहाँ तक ऐसे सवाल करना है, आता है मीनार की ऊंचाई 60√3 मीटर है। दूसरा करने का इस सवाल का ये मेथड है कि मान लो उसमें कह क्या रहा है वो, कि 60 डिग्री से घट के 30 डिग्री हो रखा है, वो 30 डिग्री हो रखा है, तो जो मीनार की छाया है वो x से x+40, यानी कि जो इनका जो अंतर है ना, BC अपन के पास क्या दिया हुआ है, BC माइनस BD इज इक्वल्स टू अपन के पास दिया हुआ है 40।
ठीक है, तो ये सवाल ऐसे ही बन जाएगा, BC माइनस BD इज इक्वल्स टू 40 है। अब अपन BD को जो अपन x मान रहे हैं, तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपन के पास, BC की वैल्यू अपन के पास आ जाएगी यहाँ से 40 प्लस है। वो तो वही है सवाल करने का तरीका, ठीक है। तो यहाँ से तो मैं ऐसे कर सकता हूँ सवाल को। तो अपन के पास यदि √3 की वैल्यू 1.732 गिवन है कि भाई ये रखनी है तुमको, तो अपन को एग्जाम में वो लिखनी है, अन्यथा ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो लिख देना कि हाँ भाई √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको। बट ये देख लो, ये देख लो अच्छे से कि 20√3 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से तुम देख लेना कि भाई थोड़ा सा अपन के पास कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, ठीक है। तो आई होप कि वो तो तुम अच्छे से संभाल पाओगे यार, नहीं वो तो तुम अच्छे से संभाल ही पाओगे ना, ठीक है ना। इसमें एक सेकेंड रुको, x की वैल्यू 20√3 आ रही है, ओके। तो अपन के पास दिया हुआ क्या है, h/x इज इक्वल्स टू √3 दिया हुआ है ना। नहीं ब्रो, यही सही है, 60√3 ही सही है इसका आंसर, ये वाला गलत है, ये वाला गलत है, ओके। ठीक है, तो तुम खुद से करना है ये, देख लो यहाँ पे x की वैल्यू जो अपन 20 है, अच्छा ये x की वैल्यू अपन के पास 60 नहीं है 20 आई हुई है, तो 20√3 ही आएंगे, सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, ठीक है। तो चलो, तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं, अपन ने उदाहरण 5 तक कर लिए हैं, ठीक है। सो अच्छे से रहो, है ना, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।